नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर आप सभी का स्वागत है। बिजनेस का मॉडल बदल रहा है, साथ में बदल रहे हैं उसके स्टार्स। कंज्यूमर की जरूरतों के हिसाब से टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के जरिए दुनिया में कारोबार के मायने बिल्कुल बदल गए हैं। पिछले 10 सालों में भारत में ऐसे कई नए कारोबार खड़े हुए हैं जिनके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। किसे पता था कि एक वक्त पर इंटरनेट पर किताबें बेचने वाली फ्लिपकार्ट आज 65,000 करोड़ की बिक्री को टारगेट करेगी। मोबाइल अब आपके हाथ में एक मॉल है। बैंक आपकी सारी जरूरतों को पूरा करने का साथी है। ई कॉमर्स, हाइपर लोकल, ई वॉलेट्स, डेटा एनालिटिक्स, ये वो नए कारोबार हैं जो देश ही नहीं पूरी दुनिया में अपना सिक्का जमा रहे हैं। और इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे बिजनेस के नए सिकंदरों की जो इन आइडियाज को हकीकत में बदल रहे हैं। और इन बिजनेसेस में आगे कितनी ग्रोथ दिखेगी, कैसे बदलेंगी हमारी जिंदगी आने वाले दिनों में, और इनमें हो रही भारी भरकम निवेश क्या संकेत दे रही है आने वाले टाइम्स के लिए। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ है कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के एसोसिएट डायरेक्टर अखिलेश तिलोतिया, एक्सेल इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट प्रियांक स्वरूप और डिलीवरी के को फाउंडर और सीटीओ कपिल भारती। आप तीनों का ही स्वागत है कार्यक्रम में। मैं एक ओल्ड टाइमर से इस चर्चा की शुरुआत करूंगी प्रियांक, क्योंकि एक्सेल काफी समय से इंडियन स्टार्टअप स्टोरी को बढ़ावा दे रहा है, इसमें बड़े पैमाने पर निवेश किया और जिस तरह के फिगर्स हमने देखे हैं 2015 के पहले हाफ में $3.5 बिलियन से ज्यादा का निवेश हो गया है। मेरा सवाल आपसे यही है कि ये जो इमर्जिंग बिजनेसेस हैं जहां पर हाइपर लोकल है, ई कॉमर्स है, डेटा एनालिटिक्स है, वो किस तरह से ओवरऑल बिजनेस की तस्वीर को बदल रहे हैं भारत में? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि भारत के अंदर दो भारत हैं, एक इंडिया है और एक भारत है। तो इंडिया में जहाँ पे मॉल्स हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, वहाँ पे कंज्यूमर्स हैं, उनको एक्सेस है इंडिया के अंदर शॉपिंग की। तो ई कॉमर्स, हाइपर लोकल, उन चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं। अगर आप देखें टियर 2, टियर 3 टाउन में जहाँ पे लोगों को ये चीज़ें मिलती नहीं हैं, ये ब्रांड्स, इस तरह की चीज़ें ही अवेलेबल नहीं है वहाँ पर। तो ये सारे के सारे नए बिजनेसेस भारत के उस कंज्यूमर को वो चीजें पहुंचा रहे हैं जो उसको शहर में आगे खरीदनी पड़ रही थी, जो उसको बड़े बड़े बॉम्बे आना पड़ रहा है अगर आपको पुणे से, अगर आपको दिल्ली आना पड़ रहा है आगरा से खरीदने के लिए चीजें, वो सारी चीजें आप ई कॉमर्स के थ्रू कर सकते हैं ऑर्डर। एक तो वो चीज हो गई। दूसरी हो गई हाइपर लोकल। तो हाइपर लोकल हो गया, हम लोगों के अभी ऑलरेडी ऐसा होता है कि आप फोन करते हैं तो पास की दुकान वाला आपके घर पे भेज देता है सामान। बस वो चीज बदल गई है। अब हाइपर लोकल के अंदर हर चीज, कहीं आप घर पे बैठो आपको टिकट आ जाएगा, आपके बिजली का बिल के लिए आ जाएगा। नॉर्मली आपके पास एक छोटू होता था घर के अंदर, किसको फोन करके आप बुलाते थे कि यार ये काम करवा दो। हाइपर लोकल में बटन दबाइए और वो सारा काम हो जाएगा। तो वो इंडिया का जो कंज्यूमर है उसकी लाइफ और आसान बनाने के लिए चीजें चल रही हैं आजकल। क्योंकि आप यहाँ पर कपिल, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप वो लास्ट माइल डिलीवरी कनेक्ट हैं। आप जैसी लॉजिस्टिक कंपनियां वो एक्चुअली इन ई कॉमर्स मॉडल्स, इन हाइपर लोकल मॉडल्स को अपने जो सपने देख रहे हैं वो पूरा करने में मदद करती हैं। तो आपके लिए किस तरह का बिजनेस चेंज है? जब हम एंटर किए थे 2011 में, वी एंटर इनटू अ हाइपर लोकल मार्केट। वी स्टार्टेड विद गुड़गांव, वी स्टार्टेड विद फूड। At that time, e-commerce तभी नया शुरू हो रहा था। फ्लिपकार्ट नई फंडिंग मिली थी that time and they were expanding. So जब हमने मार्केट में एंटर किए थे, we looked at how the logistics companies, the existing ones, were looking at this e-commerce model and how they were working with them. That time हमने देखा there बहुत सारे gaps थे, and we saw a big opportunity at that point of time that we should come in and start catering to e-commerce and build a complete logistics network जो कि दिल्ली, गुड़गांव और पूरे इंडिया में cater करे. So currently we are in around 300 odd cities and we take care of tier 1, tier 2, and we're also going rural so that we are able to connect pretty much all the people in the country so that they can take the full advantage of e-commerce and they can buy online, be it Flipkart or other companies. तो बेसिकली आप वो लास्ट माइल कनेक्ट को पूरा कर रहे हैं। अखिलेश, इनफैक्ट कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने हाल फिलहाल में एक रिपोर्ट भी निकाली और काफी इंटरेस्टिंग है कि वेंचर कैपिटलिस्ट का इंटरेस्ट था, एंजल इन्वेस्टर्स यहाँ पर पैसा लगा रहे थे। तो क्या वो क्यूरियोसिटी ही लिहाज से था या फिर आपको लग रहा है कि वाकई में इन बिजनेसेस में दम है और यहाँ पर अब बड़ा पैसा लगने वाला है, तो शायद उस कोटक जैसी कंपनियां भी उसका एक हिस्सा बनेंगी?
आई थिंक आपने जैसे कहा बिजनेस के पैमाने बदल रहे हैं, बिजनेस के मायने बदल रहे हैं, बिजनेस करने के तरीके बदल रहे हैं। हमने प्रियांक और कपिल से भी सुना कि किस प्रकार से नए प्रकार के बिजनेसेस उभर रहे हैं, और ये इसलिए बदल रहा है न केवल क्योंकि सिर्फ पैसा आ रहा है, मगर जो टेक्नोलॉजी आज से 10 साल पहले नहीं हुआ करती थी, 5 साल पहले नहीं हुआ करती थी, ये सब आज हमारे हाथों में है। मोबाइल फोन का बड़ा कमाल रहा है इसमें, इन बिजनेस को पूरी तरह से बदलने में। इसके कारण ये हो रहा है कि जो पुरानी कंपनियां हैं उनके बिजनेस मॉडल्स पे भी इस पे असर पड़ रहा है। तो जब हमारे जैसे ब्रोकिंग हाउसेज इन चीजों को देखते हैं और हम अपने क्लाइंट्स को एडवाइस करते हैं कि आप पुरानी कंपनियों में इन्वेस्ट करें या ना करें, तो ये जो इमर्जिंग ट्रेंड्स हैं ये हमारे क्लाइंट्स को मद्देनजर रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इंफॉर्मेशन की क्रांति के कारण बहुत सारे बिजनेसेस बदल रहे हैं। हमारा नजरिया एक तो ये समझने का है, दूसरा इसके कारण जो आउटकम्स आते हैं एग्जिस्टिंग बिजनेसेस के ऊपर, वो हम अपने क्लाइंट्स को इसके बारे में बताना चाहते हैं। तीसरा, जरूर इसमें इन्वेस्ट करने लायक अच्छी अपॉर्चुनिटीज आती हैं, मगर ये बात जरूर है कि इसके लिए मंझे हुए इन्वेस्टर्स चाहिए जो इन बिजनेस मॉडल्स को समझ सकें, जो इनके ऊपर लंबे समय का विश्वास रख सकें, जो कैपिटल थोड़ी पेशेंट हो, क्योंकि ये बिजनेस मॉडल्स कितने सक्सेसफुल रहेंगे और कितनी जल्दी स्टेबलाइज होंगे, इन दोनों के ऊपर प्रश्न चिन्ह लग सकते हैं, जो कि शायद साधारण रिटेल इन्वेस्टर को इससे परे रहना चाहिए। यहाँ पर वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। रिटेल निवेशकों को शायद सावधान रहना पड़ेगा, लेकिन बड़े पैमाने पर इस स्पेस में पैसा लगाया है वेंचर कैपिटलिस्ट ने, और शायद यहाँ पर दूसरे बड़े निवेशक भी उतरना शुरू करेंगे। सवाल ये उभर कर आता है, क्या इधर इतना अंधाधुंध तेजी आ चुकी है कि अब बबल वाली स्थिति बन रही है या नहीं? वो फोकस में रहेगा इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज की एक खास पेशकश बिजनेस के नए सिकंदर। हम बात कर रहे हो नए न्यू एज बिजनेसेस की, चाहे वो ई कॉमर्स हो, हाइपर लोकल हो, जो आप और हमारी जिंदगी को आसान बना रहे हैं, लेकिन एक बड़ा काम भी कर रहे हैं इकोनॉमी में रफ्तार लाने की, और वहां पर भी बड़े वैल्यूएशंस पर काम करने की। इनफैक्ट इस स्पेस में हमने सुना है, और काफी सालों से जिस तरह से बड़े बड़े निवेशक आए हैं और ज्यादातर विदेशी निवेशक आए हैं, प्रियांक, मल्टी बिलियन वैल्यूएशन की बात होती है, बिलियन डॉलर जीएमवीज की बात होती है, और ये सब कंज्यूमर ड्रिवन बिजनेसेस पे ही फोकस्ड है। तो यहां से आगे, क्योंकि आप काफी स्टार्टअप्स में पैसा लगा चुके हैं, कंज्यूमर इंटरनेट बिजनेसेस को काफी क्लोजली ट्रैक करते हैं, अब वो फंडिंग की सिचुएशन कितनी और मजबूत होती दिखाई देगी आगे? अभी आप देख रहे हैं चीन से पैसा आ रहा है, अलीबाबा ने स्नैपडील में पैसा लगाया है, टेंसेंट पैसा ला रहा है, फॉक्सकॉन इंडिया में आया है। अब वो लोग देख रहे हैं कि इंडिया की इकोनॉमी चीन के बराबर या चीन से आगे निकलने के स्तर बन रहा है, तो वो पैसा आ रहा है और वो पैसा आएगा, इंडिया में आएगा, और वो पैसा कंज्यूमर बिजनेसेस में काफी ज्यादा आएगा। इनफैक्ट हम लोग जो अभी देख रहे हैं एज वेंचर कैपिटलिस्ट, जो हम लोगों को दिख रहा है अभी 3-4 साल में इंडिया में जो एसएमबीज, जो छोटे मीडियम और छोटे स्तर के बिजनेसेस हैं, उनके लिए भी पैसा आना शुरू होगा। जैसे लेंडिंग, उनको कहाँ से लोन मिलना है, काफी सारे छोटे छोटे बिजनेसेस हैं उनको पैसा नहीं मिलता है, उन सब के लिए पैसा आना शुरू होगा। हम लोगों ने आजकल उनकी स्टार्टअप्स देखनी शुरू करी हैं। बेसिकली ये कह रहे हैं कि पैसे की कमी नहीं होने वाली है प्रियांक, क्योंकि यहाँ पर चिंता यही है। और मैं एक स्पेसिफिक इन्वेस्टर की बात करूंगी, सॉफ्ट बैंक ने इंडिकेशन दिया है कि शायद यहाँ से आगे वो बड़े पैमाने पर भारतीय स्टार्टअप्स में पैसा नहीं लगाएंगे। इनफैक्ट वो हिदायत दे रहे हैं कि अब कंपनियों को कैश बर्न पर नहीं, अब बहुत ही कंजर्वेटिव होना चाहिए, क्योंकि पता नहीं निवेशकों का मन बदलेगा या नहीं। आपकी पर्सनल ओपिनियन क्या है? क्या वो मन बदलेगा वीसीज का, आप जैसे प्लेयर्स का? देखिए, हम फाइनली बिजनेस में प्रॉफिट बनना चाहिए, तो ये तो बिजनेस का उसूल है। अब कितनी देर लगेगी उसको बनने के लिए, उसमें इस चीज के ऊपर ही पैसा कब तक अवेलेबल है एंड पैसा सप्लाई डिमांड कितने है। अगर सप्लाई ऑफ पैसा बहुत ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली बिजनेस चलेंगे आगे। लेकिन जो आपने बात की सॉफ्ट बैंक से, वो सही कह रहे हैं। कुछ बिजनेसेस जहां पे बहुत ज्यादा कंपटीशन है, वहां पे अगर आपको और पैसा उठाना है तो आपको दिखाना पड़ेगा कि आप प्रॉफिटेबल बन रहे हैं। एंड ये आपको दिखाना पड़ेगा कि हम दूसरों से अलग हैं, हम पैसा बना सकते हैं। तो वो एक चीज आ रही है। लेकिन ऐसे ही जो छोटे बिजनेस है, एकदम छोटे छोटे स्टार्टअप्स जो आजकल कॉलेज के स्टूडेंट स्टार्ट कर रहे हैं या फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर स्टार्ट कर रहे हैं, जहां पे एकदम नई तरह की इनोवेटिव चीजें बन रही हैं, उन चीजों के लिए आई डोंट थिंक पैसे की इतनी कमी है। लेकिन क्योंकि वहां पे इतना पैसा चाहिए भी नहीं आइडिया प्रूव करने के लिए, लेकिन वहां वैल्यूएशंस अब नीचे आ रहे हैं। क्योंकि एक दौर आया था पिछले 1 साल के अंदर जिसमें बहुत ज्यादा पैसा तेजी से एंटर किया था इंडिया में, तो बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट हुआ था और
बड़ी जल्दी लोगों ने पैसा लगाया था, लेकिन अब वो थोड़ा धीरे हो रहा है, अब लोग थोड़ा और संभाल के पैसा लगा रहे हैं। ओके, तो शायद कुछ कंजर्वेटिव रहेंगे लोग। अखिलेश, मैं आपकी ओपिनियन लेना चाहूंगी, क्योंकि नॉर्मली हम इक्विटी मार्केट्स में कहते हैं कि वैल्यूएशंस हैव रन अहेड ऑफ देमसेल्व्स। क्या यहाँ पर वैसी स्थिति देखने को मिल रही है? आपकी मैं रिपोर्ट पढ़ रही थी, रन रेट जो ई कॉमर्स में वो 15% के आसपास है। हाइपर लोकल कंपनीज में ऑफकोर्स ब्रेक इवन की बात होती है, प्रोवाइडेड वो 20 से 25% की 25 डिलीवरीज एक दिन में करें और मिनिमम 50 रुपए चार्ज करें। क्या वो होता दिख रहा है? एक बात जो प्रियंक ने भी कही वो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि ये सारा पैसा जो आ रहा है ज्यादातर कंज्यूमर फोकस्ड बिजनेसेस के लिए आ रहा है। हमारा मानना यह है कि इंडिया और भारत का जो भेद हम लोग ने जिस बात से इस कार्यक्रम को शुरू किया था, ये बहुत बड़ा है। तो इंडिया में चाहे हम 125 करोड़ लोगों की बात करें, यदि आप कंजम्पशन पावर देखें तो ये शायद टॉप 10 करोड़ लोगों के पास ही है। हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से ये 10 करोड़ लोग जो हैं ये लगभग आधी इकोनॉमी के कंजम्पशन को कंट्रोल करते हैं। और ये एक जो कॉन्सेंट्रेशन है, इन्हीं सेट ऑफ कस्टमर्स को हर प्रकार की कंपनियां टारगेट कर रही हैं, कोई ई कॉमर्स से, कोई हाइपर लोकल से, कोई पेमेंट्स की तरीके से। और ये जो पिछले 2 या 3 सालों में 7 से 8 बिलियन डॉलर आ चुका है, ये सिर्फ इन्हीं 100 मिलियन लोगों के लिए, इन्हीं 10 करोड़ लोगों के लिए आ चुका है। हमारा ये मानना है कि इतने छोटे से सेट के लिए ये अपने आप में शायद बड़ा नंबर हो, मगर इंडिया का जब हम बिलियन की पॉपुलेशन का बात करते हैं तो ये उसमें एक छोटा सबसेट है। उसके लिए ये जो बहुत पैसा आ चुका है, ये शायद थोड़ा जरूरत से ज्यादा है। ये जरूरत से ज्यादा होने के कारण बहुत सारी कंपनियां एक्सपेरिमेंट कर पा रही हैं बिजनेस मॉडल्स के साथ। जिस नंबर्स की आप बात कर रहे हैं कि 20 से 25 डिलीवरीज होनी चाहिए, हाइपर लोकल कंपनियां आज के दिन शायद 8 या 10 ही डिलीवरी कर पा रही हैं। यदि वो 20 से 25 तक स्केल नहीं कर पाए अगले कुछ समय में, जब तक पैसा अवेलेबल है, तो ये बिजनेस मॉडल शायद क्वेश्चन में आ सकते हैं। भारत के संदर्भ में इतने से सेगमेंट के लिए यदि हर प्रकार की कंपनियां पैसा लगाएंगी और डिस्काउंट के जरिए ही इसी कस्टमर को बार बार लुभाना चाहेंगी, तो शायद हम इस कस्टमर को बहुत लुभा चुके हैं। अब इस कस्टमर से पैसा कैसे कमाया जाए, प्रॉफिट कैसे कमाया जाए, ये समझने के दिन आ गए। ये निवेशकों का पर्सपेक्टिव है, लेकिन जो कंपनी चला रहे हैं कपिल, हाइपर लोकल का एग्जाम्पल हमने लिया, करंट सिचुएशन क्या है? वो 8 to 10 डिलीवरी से वाकई में क्या वो 20 to 25 डिलीवरीज पर डे होना पॉसिबल है? और फंडिंग के लिहाज से फिर जब आपके निवेशकों से आपकी बात होती है, वो क्या हिदायत दे रहे हैं? क्या वो फोर्स कर रहे हैं आपको कि इन टारगेट्स को अचीव करें? सी ऑन दी हाइपर लोकल स्टफ अगर आप बात करें, अभी अखिलेश कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, 8 से 10 डिलीवरी पर डे पर पर्सन होती हैं। जब तक 20 से 25 ना हो, प्रॉफिट नहीं आएगा उसमें। जिस द वे वी लुक एट, जैसे हम अप्रोच कर रहे हैं, वी हैव फूड डिलीवरी एज वन सेगमेंट, वी हैव ग्रोसरीज एज वन सेगमेंट, देन देयर अदर थिंग लाइक 2 hour डिलीवरी इज वन सेगमेंट। जब तक ये कॉमन फ्लीट व्हेन इज केटरिंग टू ऑल दीज नीड्स, जब तक ये सब ना करें, तब तक ये प्रॉफिट नहीं आएगा। दी profit will start coming in once we can have a common fleet for our overall last mile express as well as our hyperlocal, and उसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा बिकॉज ये मॉडल्स अभी इमर्ज हो रहे हैं। लोग अभी फूड डिलीवरी ऑनलाइन शुरू कर रहे हैं, ग्रोसरी भी आ रही है। जब एक थोड़ा पीक आएगा उसके बाद ही इस पर हम ठीक से कमेंट कर पाएंगे। तो क्या आपको कंसर्न है जब आप ये सारे इन्वेस्टर्स की बात सुनते हैं कि कैश बर्न ना करना बंद करें, थोड़ा कंजूस रहें, जिस अग्रेशन के साथ अपने कारोबार को आप लोग स्केल कर रहे थे उस पर दोबारा विचार करें, अपनी स्ट्रैटेजी बदले? देखिए, जो बीइंग बिट फ्रूगल या थोड़ा कंजूस रहने की बात है, दैट इज समथिंग विच इज ऑलवेज देयर। वी ऑलवेज हैव टू बी वेरी केयरफुल, हम अपना कैश कहाँ बर्न करें, कहाँ ना करें। जो चीज एसेंशियल है उस पर पैसा जरूर लगाना चाहिए। Now we have to continue to grow. We have to make bold decisions and we have to invest in new technologies, be it new business lines. वो हमें करते रहना पड़ेगा। एंड एक्सपेरिमेंट, जैसे अखिलेश चोपड़ेन कहते हैं, हमें एक्सपेरिमेंट भी करते रहने पड़ेंगे। एवरी 3 to 6 months टेक्नोलॉजी चेंज होती है, नए बिजनेसेस आ रहे हैं। वी हैव टू कंटिन्यू एक्सपेरिमेंटिंग एंड वी हैव टू इनोवेट ओवर देयर। उसके लिए तो हम पैसा लगाएंगे इसमें, लेकिन एट सेम टाइम देयर आर प्लेसेस वेयर वी कैन कट डाउन। क्या मैं वो एक्सपेरिमेंट 3 महीने के लिए करूं या 6 महीने के लिए करूं? हाउ डू आई कंट्रोल दैट? दैट इज समथिंग वेयर वी गाइस हैव टू स्टेप बैक एंड सी वेदर इट मेक्स सेंस टू कंटिन्यू फंडिंग देम नाउ, लेटर, और शुड वी स्टॉप इट? एंड दैट इज समथिंग दैट वी ऑलवेज डू एज अ फाउंडर। ओके, तो थोड़ा सा कॉशन इन्वेस्टर्स की ओर से आ जरूर रहा है, लेकिन यहाँ पर ये बात नहीं निकल कर आ रही कि पैसा ड्राई आउट होगा। निवेश आएगा, लेकिन शायद सोच समझ कर पैसा लगाएंगे अब वीसीज, और भी ध्यान देंगे। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जो कपिल ने बात उठाया कि आगे जाकर अपने बिजनेसेस को चैलेंज कैसे करेंगे, कैसे स्पेंडिंग को और ऑप्टिमली यूज करेंगे और अपने कस्टमर बेस को बढ़ाएंगे, वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन इन तमाम नए बिजनेसेस के लिए। उसी पर ध्यान देंगे इस ब्रेक के बाद।
आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश बिजनेस के नए सिकंदर, जहां पर बात हो रही है नए इमर्जिंग बिजनेसेस की। ऑफ कोर्स यहां पर हमने देखा है बड़े पैमाने पर वेंचर कैपिटल मनी लगा है और इन बिजनेसेस में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। लेकिन सवाल है कि यहां से आगे क्या? अगर वीसी थोड़े से कंजर्वेटिव हो जाए, इक्विटी मार्केट्स का हाल खराब रहे, तो शायद ये पैसा भी इतना बड़े पैमाने पर आएगा नहीं। तो क्या चैलेंजेस आगे रहेंगे और कैसे उनको ओवरकम करेंगी ये कंपनियां? अखिलेश, इस समय हम देख रहे हैं कि फोकस मेट्रोज था, उसके बाद टियर 1 था। अब इन कंपनियों को अगर यहां से आगे बढ़ना है, टियर 2, टियर 3 में जाना है, लेकिन इतना स्टिफ कंपटीशन, इतना क्राउडेड मार्केट, कैसे कम्पीट करेंगे एक दूसरे से? आई थिंक आपकी बात सही है कि इन्हें टियर 3, टियर 4 में जाना है। एक्सेस की भी बात सही है कि इन टियर 3, टियर 4 रूरल एरियाज में एक्सेस नहीं है, तो ई कॉमर्स का वहां पे चलन बहुत आसानी से आ सकता है। मगर इवन टियर 1, टियर 2 में भी यदि अपन फोकस करें, जहां पे मेन कंजम्पशन मार्केट्स हैं आज के समय में, तो वहां पे भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं कंपनीज को ग्रो करने के लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि आज के दिन लगभग 4 से 5 करोड़ लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। ये नंबर सबको उम्मीद है कि शायद ये 30 करोड़ के आसपास हो जाएगा अगले 5 सालों में, जो कि चीन में नंबर है। चीन में लगभग 30 करोड़ ऑनलाइन शॉपर्स हैं आज के दिन। मगर एक जो बहुत बड़ी मुद्दे की बात यह है, शायद वो नंबर हो भी जाए 30 करोड़, कि आज के दिन इंडिया में लगभग $100 से $150 पर कंज्यूमर खर्चा करता है ऑनलाइन। चीन में ये नंबर $1000 के आसपास है। क्या हम 10 गुना छलांग इसमें लगा पाएंगे? ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी अभी इतनी बड़ी नहीं है चीन जितनी बड़ी। हमारा पर कैपिटा कंजम्पशन चीन से लगभग तिहाई है। तो ये जो बड़े बड़े नंबर्स की हमें एक्सपेक्टेशंस है, इनके अंदर थोड़ा डीप डाइव करना पड़ेगा कि क्या $1000 30 करोड़ लोग इंडिया में खरीद पाएंगे या नहीं खरीद पाएंगे, और क्या वहां तक पहुंचने के लिए जो डिलीवरी नेटवर्क्स लगेंगे, वेयर हाउसिंग नेटवर्क्स लगेंगे, उसके लिए क्या हमारे पास इतने लोग हैं, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां तक पहुंचने के लिए? तो ये सारे चैलेंजेस रहेंगे कंपनीज को, जिनके ऊपर बहुत समय भी लगेगा, पैसा भी लगेगा इसको सॉल्व करने के लिए। क्या कस्टमर्स उतना पैसा खर्च करने को तैयार रहेंगे? कपिल, आपका एक्सपीरियंस क्या कह रहा है? और अगर आपने टारगेट करना है वो $1000 का स्पेंड पर कस्टमर, उसको फुलफिल करने के लिए आप जैसी कंपनियों को फिर कितना खर्च, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना पड़ेगा? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर हम अभी मजबूत कर ही रहे हैं। वी आर ऑलरेडी इनटू टियर 2 and tier 3 cities right now, and that we will continue to invest, because we do feel that in the long run that's where the next set of growth is going to come from. Now the customers right now, how much they're willing to pay, abhi still e-commerce is run very heavily by discounts, so wo kab tak chalega wo dekhna padega. Some point of time possibly ye discount thode kam hone shuru honge, and the customers get used to e-commerce. Maybe we'll start seeing customers ready to pay some money over there. लेकिन अभी के लिए हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, एंड वी आर मेकिंग श्योर हमारा नेटवर्क स्ट्रांग रहे और हमारे वेयर हाउसेस और सारी सर्विसेज हम सबको प्रोवाइड करें एट द मोस्ट एफिशिएंट एंड द ऑप्टिमल कॉस्ट, सो दैट दिस होल इकोसिस्टम कैन ग्रो टू अ लेवल वेयर इट शुड। कपिल ने जो बात कही प्रियांक की, इस समय तो जो बिग डिस्काउंट, डीप डिस्काउंट का मॉडल है, उसी वजह से लोग, कस्टमर्स आ रहे हैं, इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। जब कंपनियां ये सोचने लगे, जब फ्लिपकार्ट, स्नैपडील सोचे कि अब हम जीएमबी नहीं प्रॉफिटेबिलिटी दिखाना चाहते हैं, वो अगर कल भी सोचना चाहे वो कल प्रूव कर सकते हैं, बस इनको डिस्काउंट्स कम करने पड़ेंगे। तब इस मार्केट का क्या होगा? कई बार अगर आप देखो तो आजकल इंटरनेट पर ई कॉमर्स कंपनीज केवल न्यू लॉन्चेस कर रहे हैं, केवल एक्सक्लूसिव लॉन्चेस कर रहे हैं, जो चीजें केवल ऑनलाइन मिल रही हैं। एंड उसका अब ये जो ब्रांड्स हैं वो क्यों कर रही हैं? उनको पता चल चुका है कि मैं जाके अपनी दुकान खोलूं रियल एस्टेट में इतने पैसे, उस सब की जगह आई कैन जस्ट सेल इट ऑन फ्लिपकार्ट एंड डिलीवरी फॉर एग्जाम्पल विल टेक इट एवरीवेयर, राइट? तो फ्लिपकार्ट की डिलीवरी है, डिलीवरी कंपनी है, उन्होंने इतना पैसा डाला है इन सेटिंग अप दीज डिलीवरीज, दे विल टेक इट एवरीवेयर। सो बिकॉज वहां पे ऑलरेडी जो अखिलेश जी ने एक बात करी कि अभी केवल 3-4 करोड़ लोग ही शॉप कर रहे हैं, वो 30-40 करोड़ होगा कि नहीं होगा? देखिए, हमारा बहुत स्ट्रांग बिलीफ है कि वो होगा। उसका रीजन बीइंग, एक तो इंडिया में इंटरनेट पेनिट्रेशन, आप देखिए रिलायंस जियो, एयरटेल ने 4G लॉन्च किया है, रिलायंस जियो इज गोइंग टू कम, इतना स्ट्रिक्ट, इतना बड़े पैमाने से अंदर आएगा इंडिया में। ऊपर से सरकार ने इंटरनेट के ऊपर इतना फोकस कर रहे हैं, तो पेनिट्रेशन बढ़नी है इंडिया में, और वो बढ़ेगी और लोग आएंगे। तो अब 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना, ये तो मैं नहीं कह सकता अभी, लेकिन अगर आप चीन का एग्जाम्पल लेके चलें तो वो पॉसिबल है। आपने इनफैक्ट लगातार चीन के मॉडल की बात की है, लेकिन आजकल चीन का ही डर ग्लोबल इकोनॉमी पर छाया हुआ है। तो अखिलेश, आपकी कंक्लूडिंग रिमार्क्स में ये समझना चाहूंगी, वो क्या बदलाव आना चाहिए इन बिजनेसेस में कि निवेशक जो इस समय कॉशियस हैं,
वो बुलिश हो जाएं इस स्पेस पर भी? आई थिंक इसमें सबसे बड़ी बात जो है, जो कि चर्चा में निकल भी चुकी है, कि कभी ना कभी इसमें प्रॉफिट का एक नजरिया दिखना चाहिए। प्रियांक ने भी ये बात कही कि एज अ वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर वो सिर्फ ग्रोथ की तरफ नहीं देखते हैं, इवेंचुअली वो प्रॉफिट देखना चाहेंगे। तो सबसे बड़ी बात जो कभी उभर के आएगी, शायद इस साल ना आए, अगले 2 साल में आए, मगर जिस दिन कैपिटल का नल थोड़ा सा बंद होने लगेगा उस समय प्रॉफिट की बात आने लगेगी। और जब हमें ये लगने लगेगा कि बिजनेस मॉडल स्टेबिलिटी की ओर जा रहे हैं, तब थोड़ा कॉन्फिडेंस और आएगा। आज के समय ये सारे अजम्पशंस हैं कि हम ये सारी चीजें कर पाएंगे। हाइपर लोकल के एक पर्टिकुलर अजम्पशन की हमने बात करी, पेमेंट्स की यदि हम बात करें तो हमारी अजम्पशंस है कि इतना $1 बिलियन पेमेंट्स गेटवेज में से आएंगे एटसेट्रा। ये चीज थोड़ी डिस्काउंटिंग कम हो, थोड़ी प्रॉफिट्स बनती दिखें तो शायद कॉन्फिडेंस और ज्यादा आएगा। चलिए, कॉन्फिडेंस आने में थोड़ा सा और टाइम लगेगा, लेकिन फिलहाल इन बिजनेस मॉडल्स को लेकर पूरा भरोसा जरूर है कि ये लॉन्ग लास्टिंग मॉडल जरूर हैं। हालांकि आगे तौर तरीके इन बिजनेसेस के थोड़े से बदलेंगे, थोड़ी सी डिस्काउंटिंग कम होगी और फोकस और भी अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबिलिटी पर ले जाने पर होगा, तो इन कंपनियों में आगे हम देखेंगे काफी ज्यादा तरक्की होती हुई दिखाई देगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में हिस्सा लेने के लिए। नमस्कार।